हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में एपी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। हमने एपी के प्रथम भाग में बताया था कि मैं इसे 3 खंडों में रखा हूं और याद रखिए सारे जो विषय हैं, मतलब इस विषय के सारे जो विषय वस्तु हैं वो 10वीं स्तरीय एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और जो प्रश्न, मतलब इस पूरे वीडियो में समझाने के लिए हमने जो प्रश्न लिए हैं वो भी एनसीईआरटी की किताब से साथ हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उन्हीं प्रश्नों को उठा करके रखा है। तो आज जो हम हैं वो पिछले वाले जो भाग था उससे आगे के 2 सूत्रों को देखेंगे, जिसमें प्रथम सूत्र है कि किसी समांतर श्रेणी के अंत से वह पद को ज्ञात करना। और इसका सूत्र होता है टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। सूत्र है कि अंतिम से तो nवां पद बराबर होता है l माइनस कोष्ठक में n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। हमने प्रथम वीडियो में बताया था कि हम किसी एपी के प्रथम से पद को कैसे ज्ञात करते हैं। ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि एक एपी है 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट करके ये चला जाएगा 101 तक। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने सीखा है कि इसका 22वां पद ज्ञात करो। प्रारंभ से 22वां पद ज्ञात करें। तो क्या था सूत्र? a प्लस n-1 इंटू डी, यही था ना। तो a क्या होता है? ये प्रथम पद होता है। n क्या होता है? जो बां लिखा हुआ है। और d क्या होता है? जो सार बंतर होता है। तो इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 7, d बराबर कितना आ जाएगा? 2, n बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो हमने इस पर बैठा दिया। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 22 घटाओ 1 इंटू डी, यानी कि 7 प्लस 21 गुने 2, यानी कि 7 प्लस 21 गुने 42, यानी कि 49। यानी कि इस एपी का 22वां पद जो है वो 49 है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछते कि अंतिम से 15वां पद ज्ञात करो, कहां से 15वां पद ज्ञात करें? अंतिम से। अंतिम दिया हुआ, यानी कि यह एक परिमित श्रेणी है, यानी कि इसका शुरू से लेकर अंत तक दिया हुआ, अपरिमित नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है। तो इसमें क्या है कि प्रथम पद 7 है, दूसरे पद ए है, अंतिम पद दिया हुआ है। अब अंतिम पद से आपको 15वां, मतलब यहां से 15वां नहीं ज्ञात करना है, 101 से। मतलब यदि अंतिम में 101 है तो उसके पहले 99 होगा, उसके पहले 97 होगा, उसके पहले 95 होगा। इस तरह से आपको काउंट करते हुए आना है 15वां पद, यानी कि अंतिम से 15वां पद ज्ञात करना। बहुत आसान है, इसका सूत्र है। इस सूत्र पर यदि हम बैठा देंगे तो पट से निकल जाएगा। बैठा ही देते हैं। यहाँ a बराबर कितना है? a नहीं, a तो मतलब नहीं है, l। अंतिम पद को l बोला जाता है। l बराबर 101, n बराबर कितना? 15, d बराबर कितना? 2। तो निकाल लेते हैं। अंतिम से 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा जी? सूत्र पर बिठा देते हैं। 101 माइनस 15 घटाओ 1 गुने 2, यानी कि 101 घटाओ 14 गुने 2, यानी कि 101 घटाओ, माइनस है, देख लीजिएगा, 14 दूनी 28। अब 101 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? मेरी समझ से 83 होना चाहिए। 83, यानी कि अंतिम से 15वां पद जो होगा वो 83 होगा। 101 से 23 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 3 1 7 2 9 1 10 78 होगा जी। 78, 11 में से 3 गया तो 8,
14 दूनी 28, नहीं 78 तो नहीं, 28 है ना, 14 दूनी 28, 11 में से 8 गया तो 3, 9 में से 2 गया 7, 73। तो ये हुआ अंतिम से पद को ज्ञात करना। लेकिन सवाल यह है कि ये सूत्र होता कैसे है, कैसे हम समझेंगे कि ये सूत्र सही है। इस अभी हम यहाँ पे सूत्र को ही सिद्ध करना सीखेंगे। हिसाब बहुत आसान होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम मिल गया तो आदमी लिख के भी बनाने लगता है, लेकिन खैर परीक्षाओं में ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। देखिए सबसे पहले हम एपी को लिखते हैं। हम एपी को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ठीक है, एल माइनस 3d। हम ये किसी एपी को इसी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद बराबर ए। प्रथम पद कितना है? ए। सार्व अंतर बराबर डी। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए कि सभी को पिछले पद से पहले पद को जब घटाएंगे तो समान आएगा। तो डी अंत पद माने अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद ही लिख देता हूं, अंतिम पद बराबर एल। अंतिम पद बराबर एल। अब इस सूत्र को लाना, समझ रहे बात को, इस सूत्र को लाना। तो देखिए हम जो ये लिखे हैं ये और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अंतिम पद बराबर एल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल माइनस 1 इंटू डी। हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए एल माइनस 0 गुने डी यानी कि एल हो जाएगा। अंतिम से दूसरा, चूंकि अंतिम पद है तो अंतिम से दूसरा पद क्या हो जाएगा? एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना हो जाएगा? देखिए यही आना चाहिए, एल माइनस डी। आया नहीं आया? देखिए ये और ये आया कि नहीं? अंत पद यहां आ गया, दूसरा पद ये आ गया। अंतिम से थर्ड निकालना है ना, थर्ड पद कितना हो जाएगा? एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए वहां आ जाएगा, एल माइनस 2d। आया नहीं आया? देखिए अंतिम पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, आ गया। तो हम इसी को अंतिम से nवां पद बराबर एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए पहला पद के लिए यहाँ n बराबर 1 रखे, दूसरा पद के लिए 2 रख दिए, 3 रख दिए, तो जब n रख देंगे तो यही आना चाहिए, यानी कि सूत्र हमारा यही आ गया, एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है जो बताता है कि अंतिम से किसी पद को कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखिए, जब कोई टर्म हो एपी में, वो अंतिम है उसको एल रख लीजिए और सार्व अंतर आपको पता है, उसके बाद आप काउंट करके भी निकाल लेंगे। कैसे होगा सो देख लेते हैं। इसको ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए है कि हमने कोई एपी लिखा, 10, 15, 20, 25 करते करते 900 तक लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, ए बराबर कितना? 10, डी कितना है? 5, एल बराबर कितना है? 900 है या नहीं है? अब यदि इसको अंतिम से तीसरा पद ज्ञात करने का है तो हम इसको घटा के भी निकाल लेंगे, लेकिन वैसा नहीं निकालना, वो सब दिमाग उतना मेहनत नहीं करना। अब इसी एपी में आपसे पूछे कि अंतिम से 15वां पद ज्ञात करें। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है? 15वां पद।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हिसाब बनाते समय जब प्रारंभिक रूप से सीखते हैं तो सारी चीज़ों को लिख लेना चाहिए। तो a बराबर 10 यहाँ लिखा हुआ है, d बराबर कितना है 5, l बराबर है 900। तो सूत्र पर बैठा देंगे, अंतिम से nवां पद बराबर क्या सूत्र है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब बैठा देते हैं इस पर, l कितना है 900 माइनस क्या पद ज्ञात करना है जी 15वां पद माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 900 माइनस 14 अगुने डी कितना था जी 5 था, यानी कि 900 माइनस 14 पचे 70, यानी कि 830। ये हो गया अंतिम से 15वां पद उसका ज्ञात हो गया। तो जब प्रारंभ से ज्ञात करना हो तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम से ज्ञात करना हो तो इसको निकाल देंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि a जो है प्रथम पद है, l जो है अंतिम पद है। ये इसका सूत्र है और ये मैथ इसी तरह से बनता है। अब देखते हैं इसके अन्य चीज़ों को। तो अब देखते हैं इसके आगे के। देखिए पिछले मैंने इसी में वीडियो में अभी तक हमने आपको क्या बताया कि अंतिम से पद को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे न प्रारंभिक पद रहेगा न अंतिम पद रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी या कुछ शर्तों के अधीन चीज़ें रहेंगी जहाँ से आपको उनके वैल्यूज़ या मूल्य निकालने पड़ेंगे। उन्हें कहा जाता है संख्याओं को लिखा जाना। एपी में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए एपी में संख्याओं को या पदों को लिखने का एक नियम होता है। नियम क्या है कि किसी एपी के तीन संख्या a माइनस डी ए और a प्लस डी है। किसी से एपी के 5 संख्या को कैसे लिखा जाएगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। 4 संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये इसका सूत्र है या नियम है। अब सवाल है कि नियम है तो किसी न किसी शर्त के अधीन बने होंगे। शर्त क्या है, इसका रूल क्या कहता है कि यदि 3 संख्या x, y, z एपी में है तो उनका माध्य हमेशा y होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या 3 संख्या एपी में है तो उसके बीच का जो पद होगा दाएं और बाएं के पदों का योग का आधा होगा, या बीच की जो संख्या होगी वो लेफ्ट और राइट यानी कि आगे और पीछे के संख्याओं का योग का आधा होगा। कैसे होगा सो बता देता हूँ। मान के चलिए 5, 7, 9 ये एपी में है, तो ये जो संख्या होगी 7 जो होगा 5 प्लस 9 का आधा होगा, यानी कि 14/2, यानी कि 7 हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार से देख लीजिए 10, 15, 20, तो बीच का जो पद होगा इन दोनों का योगफल का आधा होगा। इसी तर्क के आधार पे ये जो अंकगणितीय माध्य है इसी के आधार पे एपी में पदों को ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से ये पदों को ध्यान रखिएगा कि कैसे लिखा जाता है। 3 पद को कैसे लिखा जाता है, 4 को कैसे लिखा जाता है, 5 को कैसे लिखा जाता है। अब इस पर आधारित जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि किसी एपी में 3 संख्याओं का योगफल -3 एवं गुणनफल 8 है, तो संख्या बताओ। देखिए याद रखिए ये 3 पूछा है ना, वहाँ कहीं पे 4 भी रहेगा, तो 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, अब 5 के लिए ये, मतलब 3 संख्याओं से पूछे तो ये, 5 का पूछे तो ये, 4 का पूछे तो ये। अब व्यवहारिक प्रश्न इसी तरह से रहेंगे। वो कभी पूछेगा कि 4 संख्याओं का योगफल 12 है, गुणनफल 75 है, तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का गुणनफल 15 है, योगफल 72 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह से इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो एक किसी एपी में लिखते हैं, किसी एपी में 0 3 पद, यानी कि 3 पद क्या क्या होंगे, a माइनस डी, a प्लस डी है। लेकिन शर्त क्या कहता है, शर्त कहता है कि उनका योगफल -3 है, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना है जी -3। डी से डी कट गया, यानी कि 3a बराबर -3, a बराबर -1। एक चीज़ हमें प्राप्त हो गया।
अब कहता है कि उनका गुणनफल भी है। गुणनफल क्या है? a माइनस डी, हमने संख्याओं को लिखा, गुने a प्लस डी बराबर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यानी कि इन तीन संख्याओं को जब हम योग किए तो a बराबर -1 प्राप्त हुआ, लेकिन गुना करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब हम इसी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 8। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख दिए। a इंटू ए का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर बराबर क्या चीज? 8। क्या सूत्र बैठा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र को हमने अप्लाई कर दिया। अब a बराबर -1 लेने पर a बराबर -1 आया था ना, -1 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना? 8। यानी कि -1 इंटू 1 माइनस डी का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यानी कि -1 प्लस डी का स्क्वायर बराबर कितना? 8। यानी कि डी बराबर, ये जाके उधर जुड़ जाएगा 9, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा? इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि डी बराबर +-3। अब कहिए कि +-3 क्यों? तो अंदर रूट से निकाले हैं तो इसको प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। तो दो चीज़ है, यानी कि d बराबर +3 भी आया है, d बराबर -3 भी आया है। अब यहाँ आपका d बराबर लिख देता हूँ +-3, d भी ज्ञात हो गया, a भी ज्ञात हो गया। अब आपको संख्या लिखना है, तो संख्या कैसे लिखेंगे? जब d बराबर +3, जब d बराबर +3 रहेगा तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। इसी पर बैठाना है, यानी कि a माइनस डी, ठीक है। तो a कितना है? -1 माइनस +3 होगा या नहीं होगा? यानी कि -1 +3 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं उग रहा है, दूसरा से लिख देते हैं। देखिए a बराबर +3 लेने पर बैठा देते हैं, d बराबर a माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? -1 +3 यानी कि कितना? 2। यहाँ दूसरा कौन है? a यानी कि -1। तीसरा क्या है? a प्लस डी यानी कि -1 +3। हाँ यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा -4। होगा या नहीं होगा? a हो जाएगा 2। यानी कि जब a बराबर +3 लेते हैं तो संख्याएं प्राप्त होती हैं 1, 2 और -4। या इसको क्रम से लिख दें तो ऐसे हो जाएगा 2, -1, -4। ये संख्या प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं? जब प्लस लेते हैं तो। अब लेते हैं माइनस, यानी कि जब d बराबर -3 तब बैठा देते हैं -1 -3 यानी कितना हो जाएगा? -1 +3 यानी कि 2। ये तो -1 हो जाएगा, ये यानी कि -1 प्लस -3 यानी कि -1 -3 यानी कि -4। हुआ या नहीं हुआ? तो ये संख्या कितना हो जाएगी? 2 -1 -4। ये इस तरह से ये संख्याएं ज्ञात हो गई। जब हम a को ऐसे रखते हैं, d को 3 रखते हैं तब, और d को -3 रखेंगे तब, तो ये इस तरह से संख्याएं बन के आती हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित और अन्य कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को। देखिए प्रश्न हमेशा व्यवहारिक पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को बतला रहा हूँ जिनसे संबंधित प्रश्नों को पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखें या जो आप पढ़ के गए हैं वही पूछेगा। सबसे आदर्श स्थिति ये होती है कि जिस भी खंड को आप पढ़ें उससे संबंधित सारे सूत्रों को ध्यान रखें, सूत्र कैसे बनते हैं उसको ध्यान रखें, साथ ही जो भी चीज़ें उपलब्ध हों उससे सारे चीज़ों को खोज लें और खोज के एक बार प्रयास कर लें। आप आर्मी के ट्रेनिंग सेंटरों में जब जाएंगे ना तो वहाँ एक उक्ति बहुत अच्छी लिखी रहती है। मैंने एक बार दानापुर में देखा था, वहाँ लिखा हुआ था कि
प्रशिक्षण के दौरान बहाया गया पसीना, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो आदमी मेहनत करता है उसी को लिखा था कि प्रशिक्षण के दौरान बहाया गया पसीना युद्ध भूमि में खून का काम करता है। यानी कि यदि आप जिस समय प्रशिक्षण में हो उस समय जितना ज़्यादा आप पसीना बहाएंगे उतना ही कम खून आपका युद्ध भूमि में गिरेगा। तो वही स्थिति हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी लागू करनी होती है या विद्यार्थी जीवन में भी रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप परीक्षा पूर्व मेहनत करेंगे उतना कम से कम आपको परीक्षा में जाके मेहनत कम करना होगा। परीक्षा में मेहनत कम तो नहीं होती है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। यदि मेहनत नहीं किए हैं तो आसानी नहीं होगी, यदि मेहनत बहुत किए हैं तभी जाके आप एक कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। तो इससे संबंधित हमने 2 प्रश्न लिए हैं। पहला कह रहा है कि किसी त्रिभुज का, यह त्रिभुज का चित्र है तो त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समांतर श्रेणी में है तो अन्य कोण को ज्ञात करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, 3x एवं 4x+2 है जो एपी में है, तो उनकी भुजाएं ज्ञात करें सेंटीमीटर में। यानी कि ये जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में। इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लीजिए। पहले जो मैंने प्रश्न बनाया भाव अलग हैं, शब्द अलग हैं, लेकिन इसके जो बनने के नियम है वो अलग नहीं, सब एक ही नियम पे। यहाँ पर मैंने शुरू में भी बोला था कि 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, सबका एक ही भाव है, एक ही तरह से बनता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो एक त्रिभुज है तो माना हम ऐसे बना रहे हैं इसको, माना कोण बराबर x है, y है और z है। तो x + y + z बराबर कितना होगा 180 डिग्री त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। यानी कि x + y + ये 70 डिग्री है, यानी कि 70 डिग्री बराबर कितना है हो जाएगा, z बराबर लिख देते हैं यहाँ 70 डिग्री ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 180 डिग्री। यानी कि x + y बराबर कितना हो गया 110 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। हो या नहीं हुआ? अब चूंकि कोण एपी में है, क्या चीज में है एपी में है, तो कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं x y और 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एपी में है तो जब एपी में होगा तो ये नियम को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? y - x बराबर 70 डिग्री घटाओ y होगा या नहीं होगा? एपी में क्या होता है कि दूसरा पद से घटाओ प्रथम पद बराबर तृतीय पद घटाओ द्वितीय पद बराबर होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। इस तरफ यदि कर लेंगे तो y - x + y = 70 डिग्री, यानी कि 2y - x बराबर कितना 70 डिग्री होगा या नहीं होगा? इसमें से घटा लिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। x + y = 110 डिग्री और 2y - x = 70 डिग्री। अब ये कट जाएगा, 3y = 180 डिग्री, यानी कि y बराबर 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तो कोण त्रिभुज के कोण कितना हो जाएगा? एक वो तो 70 दिया हुआ, दूसरा 60 आ गया, तो तीसरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। निकला या नहीं निकला? देखिए हमने कुछ नहीं किया, उसी में लिखा हुआ है कि हमने 3 को कोण था उसको x/z मान लिया। चूंकि एक वो कोण दिया हुआ है तो z बराबर कितना हुआ 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x + y + 70 बराबर 180, यानी कि x + y बराबर 110 हो गया। अब चूंकि पहले ही लिखा है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण इतना है यदि तीनों को समांतर श्रेणी में, किसमें है ये समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में जब है तो यही इस तरह से रहेगा। यानी कि द्वितीय पद से प्रथम पद और तृतीय पद से द्वितीय पद घटाएंगे तो बराबर हो रहे, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है बराबर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया। अब लिख के हमने इसको हल कर लिया, यानी कि y घटाओ x बराबर 70 घटाओ y। अब इसको हल कर लिए तो इस तरफ जब लाएंगे तो y - x + y बराबर कितना 70 डिग्री, यानी कि 2y - x बराबर कितना 70 डिग्री। इस तरह से हमने हल कर लिया, त्रिभुज के तीनों कोण को ज्ञात कर लिया। अब जब परीक्षाओं में पूछे तो ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखेंगे। सेम चीज़ अब यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं इतना में हैं तो एपी में है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि भुजाएं एपी में हैं इसीलिए 3x -
x प्लस 1 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 3x। क्यों होगा? ध्यान रखें, चूंकि एपी में है, एपी का नियम यही है, हमने बताया है कि द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद बराबर तृतीय पद घटाओ द्वितीय पद। क्यों? क्योंकि एपी में है तो उसका डिफरेंस बराबर होगा। एपी में है तो डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको हल करते हैं। 3x माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 3x। हुआ या नहीं हुआ? यानी कि 3x में से x गया, 2x माइनस 1 बराबर कितना? 4x में से 3x चला गया तो कितना बच गया? x प्लस 2। इसको इस तरफ करते हैं, मैंने उल्टा पलटा कर देते हैं, तो 2x माइनस एक्स बराबर 2 प्लस 1 यानी कि x बराबर 3। x बराबर कितना आ गया? 3। तो निकाल लेते हैं भुजाएं। भुजाएं बराबर कैसे? x प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है? 3x, 3 गुने 3, x बराबर कितना आया है? 3 ना, तो 3 गुने 3 इसका तो कितना? 9 सेंटीमीटर। तीसरा क्या कहता है? सेकेंड लिख देते हैं, थर्ड क्या होगा? तो 4x प्लस 2 यानी कि 4 गुने 3 प्लस 2, 4 12 2 कितना हो जाएगा? 14। सब क्या में? सेंटीमीटर में है, यानी कि भुजाएं बराबर 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। देखिए तो क्या एपी में है? अब हमको समझना है कि क्या एपी में है। तो देखिए इसमें से इस जाएगा तो कितना बचेगा? 5। इसमें से इससे गया तो कितना बचा? 5। यानी कि इसका डिफरेंस सही है, यानी कि एपी में है और इसको ये संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम इस तरह के हिसाबों को बनाएंगे और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एपी में है कि नहीं है वो भी पता लग जाएगा। इसको भी वैसे एपी में निकाल देंगे। देखिए तो इसका डिफरेंसेस बराबर होगा या नहीं होगा। यदि हम इसको क्रम से लिख दें 50, 60 डिग्री में और 70 डिग्री क्रम से लिख दिया हमने, तो देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 10, इसको इसमें से घटाएंगे तो 10, यानी कि एपी वाले शर्त को भी संतुष्ट कर रहे हैं। ये व्यवहारिक प्रश्न है जो हमने बताया आपको कि समांतर श्रेणी में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है उस पर। अब है इसमें और बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो वो आप अपने पाठ्य पुस्तकों से या कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ते हैं पढ़ करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में यानी कि एपी के पार्ट 3 में हम अन्य सूत्रों को सिद्ध करेंगे और बताएंगे कि उनसे व्यवहारिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, फिर से समझा दूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे अपने पाठ्य पुस्तकों को लें और बहुत ही ढंग से उसको समझें और समझ करके उसको हल करें। बाकी जो हम लोग जैसे वीडियो हैं खाली समय में पढ़ते रहिए, देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।